हेलो एवरीवन, हम लोग इंडेक्स 1 कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे हम लोग रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट्स लाइव क्लास में हम लोग किए थे, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, चेंजेस इन इक्विटी। जैसा कि हम लोग सभी कोई जानते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, ठीक है ना। और इसको बैलेंस शीट के साथ बनाया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में क्या क्या होता है, फॉर्मेट सभी कोई को मिल गया होगा। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी के बारे में हम लोग डिस्क्लोजर करते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में दो लाइन नोट करना है। जो एंटिटी है ना, एंटिटी क्या करेगा, एन एंटिटी शैल प्रेजेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी as a part of बैलेंस शीट, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में क्या क्या चीज़ इंक्लूड किया जाएगा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन shall be presented in statement of change in equity। सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में क्या क्या चीज़ हम लोग को इंक्लूड करना है। सबसे पहला टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है, हम लोग सेकेंड क्लास में पढ़े हुए हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, ठीक है, फॉर द पीरियड शोइंग सेपरेटली total amounts attributable to owners, to parent and non-controlling interest। ये क्या होता है, नाम चेंज हो गया है। पहले हम लोग पेरेंट को होल्डिंग कंपनी बोलते थे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते थे, लेकिन अभी हम लोग पेरेंट बोलेंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर ईच कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी, इक्विटी वाले हेड में दो चीज़ जाता है अगर हम लोग बैलेंस शीट को देखें ठीक से। तो सबसे पहला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा होता है अपना ये अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में हम लोग क्या क्या डालते हैं, अदर इक्विटी में हम लोग रिजर्व डालेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह सब कुछ डाल देंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल का भी बात किया जा रहा है और अदर इक्विटी का भी बात किया जा रहा है। द इफेक्ट्स ऑफ the retrospective effect। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से। द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन और restate of accounting policy
comma change in accounting estimate and errors। इसको हम लोग इंड AS 8 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट छोड़ गया, ठीक है। तो बताया गया है कि इक्विटी का जो हर एक कंपोनेंट है ना, चाहे वो इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल है या फिर रिजर्व है या फिर ये OCI है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है या फिर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, कुछ भी है, अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब स्टार्टिंग से कुछ भी अप्लाई किया गया या फिर उसको रीस्टेटमेंट किया गया अकाउंटिंग पॉलिसी का या फिर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का और एरर्स का, तो उसको दिखाना पड़ेगा कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, उसके बाद फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, जैसे क्या होता है, ये जो वर्ड है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इसका मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर के क्लोजिंग में मतलब इस साल के बिगिनिंग में कितना था इक्विटी का बैलेंस शीट वैल्यू और इस साल के एंड में कितना हो गया बैलेंस शीट वैल्यू, और ये जो चेंज हुआ ये किस वजह से चेंज हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, अदर कॉम्प्रिहेंसिव कितना, इनकम कितना है, वगैरह वगैरह वो सारा चीज़, ठीक है। फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ इक्विटी कॉमा और reconciliation between the carrying amount। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है, जो अमाउंट बैलेंस शीट में शो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। एट द बिगिनिंग of the period and at the end of the period। इसका मतलब हम लोग इक्विटी का जो अमाउंट है, जो हम लोग बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, बिगिनिंग में कितना था और क्लोजिंग में, बिगिनिंग में जितना था और क्लोजिंग में जितना था, उसका हम लोग क्या रिकॉन्सिलिएशन करेंगे, ठीक है ना। The end of the period, at the beginning of the period and the end of the period, separately disclosing, separately carrying amount, reconciliation between period, ठीक। अच्छा, ये सेपरेटली यूज़ क्यों कर रहे हैं हम लोग वर्ड, जैसे रिजर्व में तो बहुत सारा कंपोनेंट हो सकते हैं ना, अदर रिजर्व्स में, तो रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, हर रिजर्व को हम लोग अलग अलग रिकॉन्साइल करेंगे, ठीक है, सेपरेटली डिस्क्लोजिंग चेंजेस रिलेटेड टू, सबसे पहला प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट या लॉस के वजह से कितना चेंजेस आया है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के वजह से कितना चेंजेस आया है, ठीक है। उसके बाद अगर ओनर के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन विथ ओनर्स शोइंग, अच्छा ओनर के साथ कंपनी का ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है, या तो ओनर फर्दर पैसा दिया है, कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कैपिटल इन्वेस्ट किया है, या फिर कंपनी ओनर को डिविडेंड दिया है, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शन विद ओनर्स शोइंग सेपरेटली कंट्रीब्यूशन made by them and
डिस्ट्रीब्यूशन टू देम बाय द कंपनी। सही है। इसके अलावा चेंज इन ओनरशिप इंटरेस्ट, ओनरशिप इंटरेस्ट इन एनी सब्सिडियरी कंपनी, किसी भी सब्सिडियरी कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया गया है तो इंटरेस्ट पहले कितना था, मतलब कितना परसेंट मानते हैं, 51% स्टेक था पहले, तभी भी ज़्यादा होना चाहिए या फिर कुछ भी होना चाहिए, कम भी हो क्यों ना हो। लेकिन अगर सब्सिडियरी कंपनी है तो सब्सिडियरी कंपनी पे कंट्रोल तो हम करेंगे ना, यानी कि हम होल्डिंग कंपनी करेंगे, ठीक है ना। तो ओनरशिप इंटरेस्ट चेंज होने की वजह से कंट्रोल नहीं खोना चाहिए इन एनी सब्सिडियरी कंपनी। चेंज इन ओनरशिप इंटरेस्ट इन एनी सब्सिडियरी कंपनी दैट डज नॉट रिजल्ट इन लॉस ऑफ कंट्रोल। सही है। एक बार कंट्रोल खो गया, मतलब 51% से कम, आधे से कम हो गया, तो वो और सब्सिडियरी नहीं रहा, वो क्या हो जाएगा, एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन में चले जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई सा भी अमाउंट, एनी अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड in equity as capital reserve arising due to business combination, इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है अमेलगमेशन। अमेलगमेशन के वजह से दो चीज़ अराइज होता है, या तो कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है और कैपिटल रिजर्व बन के आया है, तो वो कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट तो हम लोग डायरेक्टली इक्विटी में लिखेंगे, उसको भी अलग से दिखाना पड़ेगा, कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में। और बिज़नेस कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, इंड AS 103 में पढ़ेंगे। आई होप ये समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग इसी का ही लिखेंगे, 2 लाइन, ज़्यादा नहीं है। दो लाइन लिखना है कि ये जो इक्विटी है ना, इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड चेंज इन इक्विटी का मतलब होता है या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन द नेट एसेट्स। सही है। इसके बाद डिक्रीज होगा ना इन इक्विटी, ये कब हो सकता है, डिक्रीज इन इक्विटी मे बी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। और इंक्रीज क्यों होता है वो तो सभी को मालूम है, या तो फ्रेश, या तो इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया गया है। दैट्स इट, ये है अपना हिसाब। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना बताते हैं।
नेक्स्ट है अपना नोट्स टू अकाउंट्स। नेक्स्ट है अपना नोट्स टू अकाउंट्स। ये नोट्स भी तो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। नोट्स टू अकाउंट्स का काम है कि ये यूज़र को बताता है कि किस बेसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया गया है, कौन कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया है कंपनी और कैसे अप्लाई किया है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे अप्लाई किया गया है। ठीक है ना, यानी कि the notes to accounts present information about the basis on which the financial statement is presented, comma कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ किया गया है, स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसीज selected and applied। तीसरा है disclose any information which is required by Ind AS but not presented in the financial statement। सही है, Ind AS का रिक्वायरमेंट है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं हुआ है। इसका डिस्क्लोज़र दिया जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स में, ये हम लोग पहले भी पढ़े थे। एक और चीज़ हम लोग कहीं नहीं लास्ट क्लास में ही हम लोग पढ़े थे, लाइव जब आए थे, कि डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है ना, प्रपोज डिविडेंड हो गया तो डिविडेंड पर शेयर कितना है उसमें, उसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाते हैं, उसको हम लोग या तो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे। ये पढ़े थे हम लोग। ये जो डिविडेंड वाला अमाउंट है इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में भी दिखा सकते हैं। समझ आया? नेक्स्ट हम लोग फाइनली पढ़ेंगे डिस्क्लोज़र के बारे में, डिस्क्लोज़र ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। पहले नोट डाउन कर लेते हैं फिर हम लोग बताते हैं। एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज the following matters relating to the accounting policies। सबसे पहला the measurement basis such as historical cost, na current cost, ना नेट रियलाइजेबल वैल्यू या फेयर वैल्यू, ना एक्सेट्रा, और भी तो बहुत सारा है। ठीक है, मेजरमेंट बेसिस यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे मेजर किया गया है, कौन से कॉन्सेप्ट में, हिस्टोरिकल कॉस्ट में, ना करेंट कॉस्ट में, ना नेट रियलाइजेबल वैल्यू में, ना फेयर वैल्यू में। दूसरा, कोई सा भी जजमेंट जो मैनेजमेंट किया है, मेड बाय द मैनेजमेंट in applying
significant accounting policies for in recognizing and measuring the amount some of the judgments may be कौन सा जजमेंट whether a particular sale of goods is a financing arrangement and not considered as revenue। इसका मतलब होता है कुछ ऐसा सेल है जिसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में आता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग फाइनेंसिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। उसको हम लोग रेवेन्यू नहीं बोलेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं भी हो सकता है। वेदर इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड टू मैच्योरिटी, क्या इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखा गया है। उसके बाद whether a particular lease is a financial lease involving substantial risk। That's it। आई होप सभी को समझ आया। तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि कौन से बेसिस में मेजरमेंट किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, हिस्टोरिकल कॉस्ट में, ना करेंट कॉस्ट में, ना नेट रियलाइजेबल वैल्यू में, ना फेयर वैल्यू में, किस में। फिर अगर कोई जजमेंट, अगर मैनेजमेंट अपने तरफ से जजमेंट किया है किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को लेके, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ध्यान से देखना है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का बात किया है, तो उस जजमेंट के बारे में भी बताना पड़ेगा। अब ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, लिख दे रहे हैं। ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज significant accounting policies are related to, सबसे पहला रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्निशन NITION, ये कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। दूसरा जो बोरिंग कॉस्ट है उसका कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़, उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PPE, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो गया, उसके बाद इन्वेंट्रीज हो गया, फिर टैक्सेस हो गया, फिर लीज हो गया, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हो गया। समझे ये? ओह गॉड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में, ये हो गया, इसको रख देते हैं।
अगला डिस्क्लोज़र है अनसर्टेनिटी से रिलेटेड। हम लोग पढ़े डिस्क्लोज़र के बारे में, ठीक है, क्या क्या डिस्क्लोज़र करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, नोट डाउन करना है। एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज information about the assumption it makes for the future, about the future and other major source of। अच्छा, एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्शन। और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है श्योर नहीं है कुछ चीज़, ठीक है ना। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी at the end of the report period relating to the carrying amount of assets and लायबिलिटीज़। कहने का मतलब है कि एसेट और लायबिलिटी का जो कैरिंग अमाउंट है, मतलब रिवैल्यूड फिगर है, वो कितना है, वो तो अनसर्टेन है ना, वो तो एस्टिमेटेड अमाउंट हम लोग बैठाते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। तो उस चीज़ का डिस्क्लोज़र हम लोग को देना पड़ेगा बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि ऐसा होता है जो एसेट और लायबिलिटीज़ है उसका कैरिंग अमाउंट यानी कि बैलेंस शीट वैल्यू कितना होना चाहिए, उसके लिए एस्टिमेशन लगता है। एस्टिमेशन अगर सही नहीं हो पाया, जैसे एस्टिमेशन सही नहीं होने का बहुत सारा वजह है। कुछ वजह बोल सकते हैं कि मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है किसी भी चीज़ का, कोई नया टेक्नोलॉजी आने के वजह से ऐसे ही पुराना टेक्नोलॉजी का जो वैल्यू है वो ऑब्सोलीट हो जाता है, समझ आया, ये सारा चीज़ है। तो एस्टिमेशन जो भी मैनेजमेंट यूज़ कर रहा है उसके बारे में उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर देना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं, एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं, एक एंटिटी क्या किया, एस्टिमेट कर लिया। एन एंटिटी मेक्स एन एस्टिमेट, मेक एन एस्टिमेट एंड assumption regarding the फ्यूचर। ये जो एस्टिमेट है या फिर जजमेंट बोल सकते हैं, ये कैसे किया जाता है, इसको हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस में हम लोग एस्टिमेट करते हैं, समझ आया। और फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन को भी साथ में रखा जाता है जब हम लोग कोई भी एस्टिमेशन करते हैं। तो यानी कि जो एस्टिमेट है ना, एस्टिमेट और जजमेंट can be made on the basis of past experience
and keeping in view the future expectation, ठीक है ना। बट ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में जो हम एस्टिमेट अभी किए थे वो कुछ अलग हो जाए, हो ही सकता है। बट इन फ्यूचर एक्चुअल में वेरी फ्रॉम दोज एस्टिमेटेड, हो सकता है एस्टिमेटेड एंड अज्यूम्ड।